हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल कुमार। आज हम लोग सीटीपी का चैप्टर 16 और 17 अध्याय समझेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, और आपको ये काफ़ी अपने जो भाषा में लिखा हुआ है ये, ठीक है, और मैं इसको अपने वीडियो के माध्यम से मैं इसे बताऊंगा, जो काफ़ी आपको सीटेड के लिए और अनविटेड के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। और इससे जो एग्ज़ाम में लगभग 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। मुझे मोटिवेट करें जिससे कि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं। ठीक है, मेरा सपोर्ट करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लक्स सीटेड चैनल है। ठीक है, जो आप इसे सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, और आज का जो मेरा ये है, मैंने लिखा है कि असफल होने पर आपको निराश का सामना करना पड़ सकता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। आप समझ रहे हैं ना कि ये क्या लिखा हुआ है, कि अगर आप किसी चीज़ में लगे हुए हैं, अगर आप सफलता आपको नहीं मिल रही है तो उससे आप हारे नहीं, उससे आप डीमोटिवेट नहीं हो सकता है कि आपकी कहीं कुछ कमी है जिसके वजह से आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए प्रयास करते रहें। आपकी असफलता आपको एक दिन सफलता सुनिश्चित कराएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का मेरा चैप्टर है 15वां अध्याय सीटीपी का, जिसका नाम है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। अब इसमें हम जानेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, सृजनात्मक बच्चे कैसे होते हैं और विशिष्ट बालक कैसे होते हैं। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आइडेंटिफाइंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एड चिल्ड्रेन। तो विशिष्ट बालक जो होता है, विशिष्ट बालकों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला हमारा है उच्च बुद्धि वाले विशिष्ट बालक, जिसमें कि प्रतिभाशाली बालक आते हैं और सृजनात्मक बालक आते हैं। और दूसरा होता है निम्न बुद्धि वाले, जिसका आईक्यू जो होता है थोड़ा कमज़ोर होते हैं। ठीक है, जिसको हम मंद बुद्धि कह सकते हैं या फिर पिछड़े बालक बोल सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की जो हम पहचान करेंगे, उसके कुछ मतलब हम बोल सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की तरह हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चों में क्या खासियत पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की जो आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है, वह लगभग 140 से अधिक होती है। और उसकी मानसिक प्रक्रिया जो होती है वो काफ़ी तीव्रता वाली होती है। उसमें मौलिक चिंतन की क्षमता ज़्यादा होती है, उच्च उपलब्धियाँ उसमें ज़्यादा होता है। उसमें विशाल शब्दकोश के भंडार होते हैं ज़्यादा। बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान अधिक होना उसमें ज़्यादा पाया जाता है। अत्यंत जिज्ञासु होते हैं और समान अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको जो पहचान लिखाई है, जो किस में पाए जाते हैं, तो उच्च बुद्धि वाले बालकों में पाया जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों में। अगला हमारा है पॉइंट कि उच्च स्तर का संज्ञानात्मक और मानसिक विकास उसमें पाया जाता है प्रतिभाशाली बच्चों में। अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान, प्रश्नों का उत्तर देना, ये सब उसमें पाया जाता है। अब सृजनात्मक बालकों की पहचान क्या होता है? सृजनात्मक बालकों की जब हम पहचान करेंगे तो उसकी जो आईक्यू लेवल जो होती है वो 120 से 140 होती है। वह सृजनात्मक चिंतन करता है, अधिक क्रियाशील होता है। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण समान व्यक्तियों से भिन्न होता है। संवेदनशील अधिक होता है। स्वायत्तता का भाव होता है, किसी भी समस्या का समाधान तुरंत ढूंढ लेता है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। नवीनतम विचार उसमें होते हैं, नए नए कार्यों में रुचि लेता है। ठीक है, अब पिछड़े वर्ग के बालकों के आईक्यू के बारे में जानेंगे। पिछड़े वर्ग किसे कहते हैं? पिछड़े वर्ग वे छात्र जो अपने आयु वर्ग के बच्चों की अपेक्षा शैक्षणिक उपलब्धि में पीछे रह जाते हैं, वही पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसके कारण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक को में भी हो सकते हैं। मतलब जो छात्र जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी तरह से वो नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो है अब मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक वे बालक जिनकी आईक्यू बुद्धि 90 से कम होती है, तो मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं।
इनका शैक्षणिक, सामाजिक, भाषागत विकास निम्न होता है। समस्यात्मक बालक वे बालक जिनका व्यवहार आयु मान्य होता है तथा समाज द्वारा अस्वीकृत होते हैं, और जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना, डरा रहना, अकेले रहना, मित्र नहीं बनना, मतलब अकेलापन में रहना, ये सब जो है समस्यात्मक बालक होते में पाया जाता है। तो ये बालक एक अलग हो गया, ठीक है। अब बालक अपराध, ये सब जो बता रहे हैं आपको, ये मंद बुद्धि वाले बालक को बताया जा रहा है। बाल अपराध क्या होता है? अब इसके अंतर्गत जो है बाल अपराध जो बालक होते हैं उसमें अंतर्गत कार्य आते हैं जैसे कि कानूनी तौर पर गलत होते हैं, जैसे धूम्रपान करना, चोरी करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरे को सताना, यौन संबंध को लेकर आक्रमण करना। तो ये सभी जो है अपराध बालकों में आते हैं। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट, बच्चों में सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एवं लर्निंग इन चिल्ड्रेन, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेरा आज का टॉपिक इसमें है, इसी में CDP का अध्याय 16, बच्चों में सोचना एवं सीखना, थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन। तो बच्चा कैसे सोचता है, कैसे सीखता है, इसमें ये जानेंगे। सबसे पहला मेरा पॉइंट है चिंतन। चिंतन मीन्स थिंकिंग, ठीक है। कंगन तथा हैमन ये दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार कहा गया है कि प्रतिभाओं और प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। चिंतन के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, लगभग 3 प्रकार में से बांटा। चिंतन को लगभग 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मेरा अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन, और तीसरा है मेरा आलोचनात्मक चिंतन। तो सबसे पहले जानेंगे कि अभिसारी चिंतन क्या होता है। इस तरह के चिंतन को निगनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी की जगह आपको कभी कभी निगनात्मक भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभिसारी चिंतन को निगनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष निकालता है, जैसे 5 और 2 की गुणा करने पर क्या आएगा, यह सोचना अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। अपसारी या सृजनात्मक चिंतन, अपसारी, अब दूसरा पॉइंट है अपसारी चिंतन, इसको सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नए जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। इस प्रकार का चिंतन सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। अब अगला पॉइंट है मेरा आलोचनात्मक चिंतन। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले ही उसके गुण दोष की परख कर लेता है, ठीक है। चिंतन के विकास के लिए शिक्षक के क्या कारण होना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। चिंतनों के विकास के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। जो बच्चे चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो उनके विकास के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, जैसे बच्चों को चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करें, चिंतन के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें, बच्चों से अधिक गहन सोच वाले प्रश्नोत्तर करें, कक्षा में किसी एक विषय पर चर्चा करें। यदि ऐसा हो तो बालक प्रश्नों में बोलता आएगी, ठीक है। तो ये था मेरा थिंकिंग के आधारित प्रश्न। अब चलते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, पहले जानेंगे कि लर्निंग का मतलब क्या होता है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कह सकते हैं। जैसे भूख, दवा, थकान और भी बहुत सारे होते हैं हुए परिवर्तन, या फिर खुशी बोल सकते हैं, ठीक है। तो भूख लगना, दवा, थकान, आदमी कभी खुश रहता है, कभी उदास रहता है, तो कि मैंने को पहले भी क्लास में बताया। तो ये सब जो मनोवैज्ञानिक में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उसी अस्थायी परिवर्तन से, जो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ठीक है, सीखना, ठीक है। अब ये एक हमारे महोदय जी हैं गेगनी, ठीक है। गेगनी के अनुसार सीखने के कई प्रकार दिए हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला है बच्चों में सांकेतिक भाषा का अभी मतलब कि निर्माण होता है। पहले वो सांकेतिक भाषा को सीखता है, उसके बाद उद्दीपन कर अनुक्रिया करना सीखता है, उसके बाद सरल श्रृंखला का सीखना सीखता है, शाब्दिक फिर साहचर्य सीखता है, फिर विशेषात्मक सीखता है, संप्रत्यय सीखता है, फिर नियम सीखता है, फिर समाधान सीखता है, फिर उसके बाद किसी समस्या को हल ढूंढता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा। 1 से 2 बार इस चीज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है, थैंक यू।